Hello everyone, welcome to the conference. Hope you all are doing very well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस। ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है। तो टैक्स क्या होता है? देखिए, टैक्स एक कंपलसरी ऑब्लिगेशंस होता है या कंपलसरी पेमेंट होता है। ये किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। किस पे? हाउस होल्ड्स पे या फर्म पे। हाउस होल्ड्स का मतलब जो भी इंडिविजुअल्स हैं हम लोग पे, और जो फर्म्स वगैरह होती हैं उन पे। तो एक कंपलसरी ऑब्लिगेशंस होता है, मीन्स आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको ये पेमेंट करना ही रहता है। इसके बाद दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, मतलब जो इनकी कैटेगराइजेशन है वो दो तरीके की है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वो टैक्स जिसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं कर सकते, मीन्स जो भी टैक्स इम्पोज किया गया है उसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते एक सेक्टर से दूसरे, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जांपल्स क्या? इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया और एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। देखिए, जैसे इनकम टैक्स है, अगर आपकी जो भी टैक्स स्लैब है, अगर आपकी इनकम पे टैक्स लगता है तो आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते उसको, वो जो बर्डन है वो नहीं शिफ्ट, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसकी एक और डेफिनेशन है कि जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है वो ऑन द सेम एंटिटी पे इम्पोज होता है, मीन्स सेम इंडिविजुअल या फर्म्स पे ही इम्पोज होता है। इंसिडेंस और इम्पैक्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका जो बर्डन होता है टैक्स पेमेंट का वो शिफ्ट नहीं कर सकते। ये जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है वो किसी सेम ही इंडिविजुअल या फर्म पे होता है। इसके बाद बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं व्हेन टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। मीन्स कि एक जिसके ऊपर लगा है वो, मतलब जो सबसे पहले जिसके ऊपर प्राइमरी बर्डन हुआ है वो शिफ्ट कर सकता है दूसरे के ऊपर, तो उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एग्जाम्पल क्या? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लेकिन ये सारे रिप्लेस हो चुके हैं जीएसटी से, इंटरटेनमेंट टैक्स एट्सेट्रा। एक्साइज ड्यूटी क्या? देखिए, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में दो डिफरेंस क्या है कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे लगती है, मीन्स जब भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता रहता है उस पॉइंट पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, और ये पर यूनिट बेसिस पे लगता है। पर यूनिट बेसिस का मतलब कि जब जब कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसके पर यूनिट पे ये लगता है, और मतलब फैक्ट्री पे ही लगेगा, मतलब फैक्ट्री लेवल पे ही लग रहा है। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, और ये पर यूनिट बेसिस पे लगता है, इसी वजह से इसको एक स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं। टैक्स की एक और कैटेगराइजेशन है जिसमें एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, इन सारे टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो पर यूनिट बेसिस पे लगता है इसका, इसलिए ही इसको स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं। और सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स या जीएसटी की बात करें तो वो एट द पॉइंट ऑफ सेल पे लगता है, जब मार्केट में वो जो भी प्रोडक्ट बन चुका है वो जब सेल होता रहता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है? सेल्स टैक्स लगता है। तो ये एट द पॉइंट ऑफ सेल पे लगता है और एक्साइज ड्यूटी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे लगता था। तो सेल्स टैक्स हो गया, इसको जीएसटी, जीएसटी भी सेल पे ही लगता है ना, जब प्रोडक्ट मार्केट पे आ जाता है तो उस चीज़ पे लगता है। तो ये क्या रहता है? इसकी वैल्यू पे लगता है, इसको इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एड वैलोरम टैक्स भी बोलते हैं। एड वैलोरम टैक्स क्यों? देखिए, एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टैक्स होता है वो पर यूनिट की बेसिस पे लगता है, मतलब हर क्वांटिटी पे, हर यूनिट पे लगेगा। और जो एड वैलोरम लगता है वो यूनिट पे नहीं लगता, क्वांटिटी पे नहीं लगता, वो जो भी कमोडिटी है उसकी वैल्यू पे लगता है, उसके प्राइस पे लगता है। तो क्या होता है? एज अ परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, जो भी सेल हुआ है उसकी जो टोटल वैल्यू है, एक तरीके से ये उनकी वैल्यू पे, वैलोरम से याद रखिएगा कि ये वैल्यू पे लगता है, और वो कैसे लगता है? पर यूनिट बेसिस पे लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स इसके एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक, अब आगे बात करते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन काफ़ी बार यूजीसी नेट में आया हुआ है कि ये कैनन किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा गया है, या फिर कैनन का मतलब भी पूछा गया है कई बार। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन का पहली बात, तो कैनन ऑफ, इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि टैक्स को किस बेसिस पे लगाया जाए। टैक्स को मतलब होता है ना एक गुड टैक्स क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, उसकी प्रिंसिपल के बारे में ये बताया गया है। बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड वाइल डिवाइजिंग टैक्सेशन स्ट्रैटेजी, मीन्स हमारी इकोनॉमी में जो भी टैक्सेशन स्ट्रैटेजी फॉलो हो या टैक्स रेट जैसा भी फॉलो हो, तो उसके रूल्स क्या होने चाहिए, उसके प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, इस बारे में इसको क्या बोलते हैं? कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या बोलते हैं? एक गुड टैक्स क्या हो सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल या रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अर्लियर टैक्सेशन दिया गया था, सॉरी अर्लियर कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और ये एडम स्मिथ ने 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात की थी, और मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो इसमें सबसे पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी या कैनन ऑफ इक्विटी। इसमें क्या बोलता है कि जो बर्डन है, जो भी टैक्स जो इम्पोज हो रहा है वो इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब जो हम, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं ना, कि मतलब इकोनॉमी में इक्विटी रहना चाहिए। कैसे? कि जो रिच हो वो ज़्यादा
मतलब टैक्स पे करे और जो पुअर हो वो कम पे करे। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए टैक्स का कि जो एबिलिटी टू पे है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एबिलिटी टू पे का क्या मतलब है कि जिसकी जितनी एबिलिटी है टैक्स पे करने की उस हिसाब से टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। तो इससे इक्विटी आएगी इकोनॉमी में। तो जो रिच होंगे उनको ज़्यादा पे करना चाहिए क्योंकि उनकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो उनको ज़्यादा पे करना चाहिए और पुअर के पास कम बर्डन होना चाहिए। तो पहला क्या है, कैनोन ऑफ इक्विटी। दूसरा क्या है, कैनोन ऑफ सर्टेनिटी। कैनोन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है कि जो भी टैक्स एक इंडिविजुअल पे करेगा वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब कि एक फिक्स होना चाहिए, उसके टाइम के बारे में हो गया या कितना पे करना है, किस मैनर में पे करना है। मतलब कोई आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए कि कैसे भी कभी भी कोई भी रूल आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। एक सर्टेनिटी होना चाहिए, मतलब सब कुछ फिक्स होना चाहिए, एक सर्टेन वे में होना चाहिए, मतलब एकदम रैंडम फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए उस पर। इसके बाद बात करते हैं, तीसरा क्या है, कैनोन ऑफ इकोनॉमी। कैनोन ऑफ इकोनॉमी में क्या है कि जो कॉस्ट मतलब टैक्स को कलेक्ट करना होता है ना, जो भी जैसे भी टैक्स कलेक्ट होता है तो उसकी भी कुछ कॉस्ट आती होगी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। अब सपोज़ करिए आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल देते हैं 1000 करोड़ या कुछ करें, बट आप उसका वो रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तब फिर उसका टैक्स का कोई बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं निकल पाएगा ना उसका। तो जो टैक्स को कलेक्ट करने का रिसोर्स कॉस्ट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ है कैनोन ऑफ कन्वीनियंस। कैनोन ऑफ कन्वीनियंस में क्या है कि जो टैक्स लेविड होता है, लेविड का मतलब इम्पोज, मतलब जो भी इम्पोज हो या जो भी जिस तरीके से भी कलेक्ट हो वो उस मैनर में कलेक्ट हो कि जो लोग पे कर रहे हैं उनको भी ईजी हो, कन्वीनियंस हो उनके लिए भी, और जो टैक्स पेयर है उनके लिए भी ईजी हो। मतलब जो गवर्नमेंट मतलब पूरा ओवरऑल पूरा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जो पेयर हैं, जो भी पे कर रहे हैं या जो कलेक्टर है, सबके लिए ईजिली हो, वो कन्वीनियंस हो। मतलब उसके बारे में बात करता है कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर या फिर मतलब बहुत तो नहीं थी, समझने में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ईज़िली वो पे कर सके, ईज़िली वो समझ सके टैक्स प्रोसेस को, ऐसा होना चाहिए। तो कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ये 4 कैनन है किसके द्वारा दिए गए, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इसके बाद कुछ एडिशनल कैनन्स की बात करते हैं जो लेटर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी पीग्यू के द्वारा दिया गया, इसको फिस्कल एडिक्वेसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या रहता है कि यही है कि जो भी टैक्स सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो पूरा ओवरऑल टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, मतलब टैक्स सिस्टम ऐसा बनना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। और गवर्नमेंट को कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीड ना हो। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट डेफिसिट में चलती है, फिजिकल डेफिसिट या बहुत ज़्यादा जब होता है तो करेंसी को प्रिंट करके या फिर करेंसी को प्रिंट करके जब फाइनेंस करती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो मतलब ये बोल रहा है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे ज़्यादा मतलब यील्ड जो है वो इनफ रेवेन्यू जनरेट कर सके, मतलब टैक्स सिस्टम इनफ रेवेन्यू जनरेट कर सके ताकि गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीड ना लेनी पड़े। इसके बाद ये भी है कि टैक्स स्टूडेंट एक्ट एज अ फिस्कल ड्रग। फिस्कल ड्रग का मतलब होता है कि टैक्स अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तुम रेवेन्यू कलेक्ट करने की जगह पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे रहे हो। तो ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो क्या होगा, जो लोग हैं वो जब ज़्यादा टैक्स लेने लगोगे तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लोगों के अंदर से वो इंसेंटिव, जो वर्क का इंसेंटिव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टैक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोज करो, या टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए लोग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ही करना बंद कर दें। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी पीग्यू के द्वारा दिया गया है। इसमें सिंपल सी ये बात कही गई है कि जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो इनफ रेवेन्यू जनरेट करे ताकि ये गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हेल्प ना लेनी पड़े कभी भी सिचुएशन अगर वर्स होती है तो। और दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भी लोग हैं उनको डिस्करेज करने लगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही ना करें। वो उनकी जो इंसेंटिव टू वर्क, इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और है कैनन ऑफ बियोंसी। कैनन ऑफ बियोंसी में क्या है कि कैनन, देखिए बियोंसी का मतलब हम आगे पढ़ेंगे अभी। कैनन ऑफ बियोंसी में जो टैक्स रेवेन्यू है, द टैक्स रेवेन्यू शुड हैव ऑन इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मीन्स इसमें क्या बोलते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू का क्या मतलब है, जो टैक्स के द्वारा जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट की, मतलब अर्निंग इनकम होती है उसको टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो ऐसा होना चाहिए कि जब इकॉनमी में जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, इकॉनमी की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो नेशनल इनकम की इंक्रीज़ होने से जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए।
मतलब नेशनल जीडीपी बढ़ रही है तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए। इवन जो रेट मतलब जो टैक्स रेट है और या टैक्स बेस है, अगर वो मतलब चेंज नहीं किए गए, रेट्स वगैरह चेंज नहीं किए गए, तब भी नेशनल इनकम के बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। तो कैनन ऑफ बियोंसी क्या बोलता है कि जब नेशनल इनकम बढ़े तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। हम बात करते हैं कि टैक्स बियोंसी का मतलब क्या होता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो टैक्स मैंने यही है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू द परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। मतलब नॉमिनल जीडीपी के चेंज होने से टैक्स रेवेन्यू पे कितना चेंज हो रहा है, ये क्या कहलाता है, टैक्स बियोंसी। देखिए यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी है वो एज अ प्रॉक्सी यूज़ हुआ है। मतलब किसका प्रॉक्सी यूज़ हुआ है, टैक्स बेस का। क्योंकि टैक्स बेस थोड़ा सा ये कलेक्ट मतलब इसके बारे में एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स करना, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हर सेक्टर पे जाकर पता करें कि किस टैक्स रेट पे कितना टैक्स बेस कलेक्ट हुआ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी जगह पे प्रॉक्सी यूज़ किया गया नॉमिनल जीडीपी को। प्रॉक्सी का मतलब सब्सटीट्यूट, मतलब नॉमिनल जीडीपी एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ हुआ यहाँ पे टैक्स बेस का। तो टैक्स बियोंसी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है यहाँ पे। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है कि जो नॉमिनल होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती, मतलब उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। इसके बाद क्या होता है, टैक्स बेस। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या यूज़ हुआ, एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ हुआ टैक्स बेस का। तो टैक्स बेस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स और डीलिंग्स दैट कैन बी कवर्ड इन द टैक्सेशन मैकेनिज्म। टैक्स बेस भी एक तरीके से कि कितना ट्रांजेक्शन मतलब टैक्स रेवेन्यू की तरह है कि जितना टैक्सेशन मैकेनिज्म में कितना मतलब ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो सकता है, मतलब उसको कवर कर सकता है। मतलब जो भी टैक्सेशन मैकेनिज्म है वो कितने का ट्रांजेक्शन कवर कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, टैक्स बेस। इसके बाद एक और कैनन है, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या बोलते हैं कि जो कैनन होना मतलब सॉरी जो टैक्स होना चाहिए वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का वर्क करना चाहिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जैसे हमारे यहाँ देखिए इंडिया में क्या है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का यूज़ होता है। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन का वर्क ऐसा करता ही है। कैसे, सपोज़ करिए जब इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जनरली जो रिच पीपल हैं उनके पास अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो वो टैक्स रेट उनसे जितना ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ेगा, तो वो उनसे उतना पैसा लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एक तरीके से टैक्स जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का वर्क करता ही है। तो कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होता है कि जो टैक्स है उसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह वर्क होना चाहिए। मीन्स ये जो भी हमारे यहाँ साइकिल चेंजेस होते हैं, जो बिजनेस साइकिल होते हैं ना, कि पहले इकोनॉमी में बूम आ गया, फिर रिसेशन आ गया, फिर डिप्रेशन आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स को अपने आप को, इस टैक्स सिस्टम को अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। It also required that the system should have possibility of making changes in the structure of tax with the observed changes in economic system. फ्लेक्सिबिलिटी का एक मतलब तो ये है कि बिजनेस साइकिल के चेंज होने के अकॉर्डिंग अपने आप को इसको मेंटेन करना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इकोनॉमी के सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स को चेंज भी कर सकते हैं, इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी किसने दिया है, सैमुअल्सन ने। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी किसने दिया है, ये पिग्यू ने दिया है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की कुछ कंडीशंस, मीन्स कि किस कंडीशन पे डायरेक्ट टैक्स मतलब किस हिसाब से इम्पोज होना चाहिए उसके बारे में। तो इसके दो प्रिंसिपल दिए गए, एक बेनिफिट प्रिंसिपल और एक एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो बेनिफिट प्रिंसिपल किसने दिया था, इसको इकोनॉमिस्ट लिंडाल ने दिया था। और इसमें ये बात करते हैं कि जो इक्विटी मतलब जो हमारा टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसको जितना बेनिफिट मिल रहा है या वो जितना टैक्स दे रहा है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, या तो फिर उसका वाइस वर्सा कि जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है इकॉनमी से उतना ही उसको टैक्स पे करना चाहिए। The truly equitable tax system is one under which each taxpayer contribute in line with the benefit which he or she receive from public services. Means उतना ही उसको टैक्स पे करना चाहिए टैक्स पेयर को जितना वो पब्लिक सर्विसेज से उसको बेनिफिट रिसीव हो रहा है, जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये किसने दिया, लिंडाल ने इसको दिया। इसमें दो तीन प्रिंसिपल की बात की गई उन्होंने, जनरल बेनिफिट टैक्स की बात की गई, स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स और टैक्स इन लिeu ऑफ चार्ज। तो जनरल बेनिफिट टैक्स क्या है कि जनरल बेनिफिट टैक्स का मतलब कि कोई स्पेसिफिक उस पर नहीं लग रहा है इम्पोज हो रही है, ये एक जनरलाइज बेनिफिट का आइडिया दिया गया। कैसे, जैसे हमारी इनकम है तो हम उसमें ये नहीं बता सकते ना कि हमको ये बेनिफिट मिला है तभी हम मतलब एक पर्टिकुलर बेनिफिट के बारे में हम नहीं बता सकते ना, पर्टिकुलर बेनिफिट फाइंड कर सकते ना पर्टिकुलर बेनिफिशरी। तो जैसे यहाँ पे क्या है, under a strict regime of benefit taxation each taxpayer would be
टैक्सड इन लाइन विथ हिज और हर डिमांड फॉर पब्लिक सर्विसेज। मीन्स इसमें क्या है कि आप जितना डिमांड करते हो वो कैसे होगा, जैसे जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम है तो समझ में आ रहा है ना कि वो लोग मतलब उनकी पब्लिक से क्या भी डिमांड होगी तो वो डिमांड के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो ये जनरल सेंस में, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक बारे में बात नहीं होती है कि कोई स्पेसिफिक बेनिफिट आपको मिल रहा है तभी आप उसके लिए बस पे करेंगे, नहीं, ये जनरल सेंस में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से उसके उसके लिए आप पे करते हैं। तो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो कंपनीज होती है, फर्म होते हैं, उनको जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उस पर टैक्स लगता है। एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। तो ये सब क्या जनरल सेंस में जो मतलब आपको जो भी बेनिफिट जनरलाइज फॉर्म में मिल रहे हैं, जनरल सेंस में मिल रहे हैं, उस पर जो मतलब जितना मिल रहा है उस हिसाब से आपको टैक्स देना चाहिए। इसके बाद आता है स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स। तो स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स क्या है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट मिल रही है आप उस पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए पर्टिकुलर ही टैक्स पे करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, टोल टैक्स। जैसे जब आप टोल टैक्स क्या होता है कि जब आप एक जगह से जा रहे हो तो आप जितनी दूर डिस्टेंस, अगले डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी, आप उतना जितना बेनिफिट आप वहाँ से ले रहे हो, मतलब जितनी दूर के लिए डिस्टेंस आप कवर करना है उतना ही आपको उसका टोल टैक्स देना है। तो ये एक तरीके से क्या, आप सिर्फ ले रहे हैं तो आप ही को देंगे और जो नहीं ले रहा है उसको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कमोडिटी का मतलब जब आप गुड्स लेने गए मार्केट में तो वो आपको बेनिफिट हो रहा है ना, क्योंकि आप गुड परचेज कर रहे हो। तो आपको आप परचेज करो तो आप ही उसका मतलब बेनिफिट आपको मिल रहा है तो टैक्स भी आप ही सिर्फ देंगे। तो स्पेसिफिक बेनिफिट क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर मतलब एक कोई बेनिफिट है जो आप ही उसको रिसीव कर रहे हो तो आप ही उसके बारे में पे करोगे। मतलब एक जनरल सेंस में हर किसी को नहीं पे करना है इसमें। इसके बाद एक आता है टैक्सेस इन लिव्यू ऑफ चार्जेस। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक गुड्स हमको अवेलेबल करवाती है या सर्विसेज देती है, पार्क हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई। तो गवर्नमेंट दो तरीके से कर सकती है, ये तो आप लोगों से उसका चार्ज ले ले कि आप मतलब सब लोग मिलकर चार्ज दे दो फिर स्ट्रीट लाइट लगेगी। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स हो जाएगा कि आपको अगर वो बेनिफिट चाहिए तब आप टैक्स दो। दूसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि जब स्ट्रीट लाइट लग गई या पार्क लग गया तो उन लगने के बाद आपसे उस पर टैक्स लेने लगे, उस पर चार्ज लेने लगे। तो टैक्स इन लिव्यू ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज की जगह पे जो भी फीस होगी उसको मतलब बनवाने के लिए जो भी चार्ज लगेगा उसकी जगह पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले ले। तो क्या दिस इज इम्पोज्ड ऑन ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ बेनिफिट फॉर पर्टिकुलर पब्लिक गुड प्रोविजनिंग। ऑल बेनिफिट टैक्सेस आर लेविड स्पेशली फॉर क्रिएशन ऑफ पब्लिक गुड्स। मीन जब भी पब्लिक गुड्स का क्रिएशन होता है तो वो क्रिएट होने के बाद जो आपसे चार्ज लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेस इन लिव्यू ऑफ चार्जेस। एग्जाम्पल क्या है इसका, टैक्स चार्ज फॉर स्ट्रीट लाइट्स। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या है, एबिलिटी टू पे। ये किसने दिया है, सेलिगमैन ने दिया है। तो इसमें क्या है, एबिलिटी टू पे, इससे पहले बात की है कि जिस भी पर्सन की जो भी टैक्स पेयर है उनकी जितनी एबिलिटी हो उतना ही उनसे टैक्स लेना चाहिए। मतलब अगर जो रिच हैं उनकी ज़्यादा एबिलिटी टू पे है तो उनसे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, जो पुअर हैं उनकी कम एबिलिटी टू पे है तो उनसे कम टैक्स लेना चाहिए। तो एबिलिटी टू पे में जिसकी जिसकी जितनी भी एबिलिटी होगी उस हिसाब से टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। मीन्स जो टैक्स का बर्डन है वो कैसे शिफ्ट होता है उसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले एक फिजियोक्रेटिक थ्योरी, ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है, अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो फिजियोक्रेटिक थ्योरी है वो ये बोलती थी कि जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे इम्पोज होना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत अर्लीस्ट थ्योरी है तो इसमें लैंड को ही ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज हम ट्रीट करते हैं। तो टैक्स जो है वो सिर्फ लैंड पे इम्पोज होना चाहिए। इसके बाद डिफ्यूज़न थ्योरी आई, उसको कैनाड और मैंसफील्ड ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वो ही सरप्लस को जनरेट करते हैं। इस वजह से जो टैक्स होना चाहिए वो इन तीनों के बीच में, लैंड, लेबर और कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो है मॉडर्न थ्योरी, जो कि मार्शल के द्वारा दी गई है। ये क्या है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि इसको कितना उससे यूटिलिटी मिल रहा है और किस मतलब जो प्राइस है उसके रिलेशन के बेसिस पे इन्होंने दी है। तो इसमें इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से 3-4 केसेस से एक्सप्लेन किया है कि जो कंज्यूमर है, सॉरी जो बायर है या कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है उनमें कैसे टैक्स बर्डन, जो सेलर है वो टैक्स बर्डन कैसे शिफ्ट होता है उसके बारे में बात की है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, केस वन में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बराबर है तो टैक्स बर्डन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कैसे कि देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना चेंज हो रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर की जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से या जो भी हाँ जो भी कॉस्ट है या और भी जो भी कॉस्ट लग जो भी रिसोर्सेज लगते हैं कि उसके चेंज होने से जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो कितना अपने प्रोडक्शन सप्लाई को चेंज कर सकता है। मीन्स कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो भी और फैक्टर्स है उनके चेंज होने से सप्लाई में कितना इफेक्ट पड़ता है वो। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि टैक्स बर्डन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके बाद
एक सेकेंड। केस टू की बात करें तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि प्राइस के थोड़ा सा भी चेंज होने पे जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज करे। मीन्स अगर प्राइस 2 यूनिट से बढ़ रहा है तो डिमांड जो होगी वो 4 या 5 क्वांटिटी से कम हो जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस के कम, थोड़े से प्राइस कम होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर मतलब कंज्यूमर इस सिचुएशन पे है कि हाँ, वो प्राइस के थोड़ा बहुत चेंज होने से वो डिमांड अपनी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसका मतलब कंज्यूमर पे बर्डन कम होगा। सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स इम्पोज़ हो गया या कुछ भी इम्पोज़ हो गया और प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर पे देना चाहेंगे, तो टैक्स के बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ेगा और अगर उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम होगी, मतलब ज़्यादा होगी, कंज्यूमर ईज़िली चेंज कर सकते हैं, तो कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड करना ही कम कर देंगे। तो इस वजह से जो प्रोड्यूसर या सेलर है वो रिस्क ही नहीं लेगा। तो जो बर्डन होगा वो किस पे, प्रोड्यूसर पे ज़्यादा आएगा और कंज्यूमर पे कम आएगा। इतना याद रखिएगा कि अगर इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, इलास्टिसिटी सप्लाई किससे, प्रोड्यूसर से रिलेटेड। और अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी तो बर्डन कम होगा। ठीक है, अगर याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी इसको जनरली हम लोग ग्राफ के तरीके से देखते हैं। तो इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर बर्डन लेस बियर करेगा, और ऐसी इलास्टिसिटी डिमांड अगर कम होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा बर्डन बियर करेगा। क्यों? जैसे सपोज़ करिए इलास्टिसिटी डिमांड किसकी कम हो सकती है, कोई बहुत ही नेसेसिटी गुड्स हैं। सपोज़ करिए सॉल्ट हो गया या फिर राइस हो गया, जो मतलब जिस कंज्यूमर जो है कंज़्यूम करता ही करता है। तब अगर उसका प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तब भी कंज्यूमर बहुत कम तो नहीं कम कर, मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा ना, वो तो कंज़्यूम करेगा ही, क्योंकि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ़ है। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज़्यादा, जो टैक्स का बर्डन होता है वो ज़्यादा किस पे डाल सकते हैं, कंज्यूमर पे, क्योंकि कंज्यूमर जो है उनको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा वो, क्योंकि वो उनकी नेसेसिटी है। तो जब इलास्टिसिटी डिमांड कम होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा बर्डन बियर करेंगे, और वाइस वर्सा आप याद रखिएगा। और इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर कम बर्डन करेंगे। इसके बाद आता है इलास्टिसिटी डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि ये जनरली एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि जब डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में अगर प्राइस हल्का सा भी चेंज होता है तो क्वांटिटी, मतलब प्राइस चेंज ही नहीं होगा और क्वांटिटी फिर भी चेंज होती रहेगी। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कंज्यूमर कोई भी बर्डन बियर नहीं करेगा। ओवरऑल बर्डन कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, मतलब इलास्टिसिटी एकदम नहीं, इनइलास्टिक है, तब कौन बियर करेगा, ये पूरा का पूरा बर्डन शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर पे। तो आप बस एक तरीके से याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी का उल्टा मतलब बर्डन कम होगा, और डिमांड के बारे में बात हो रही है तो मतलब कंज्यूमर पे बर्डन कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म कमेटी के बारे में। देखिए, टैक्स रिफॉर्म कमेटी, ये क्रोनोलॉजी में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर जनरली इसकी डेट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले टैक्स की कमेटी आई थी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी 1925 पे। ये लैंड रेवेन्यू या कस्टम ड्यूटी इन सब चीज़ों पे फोकस किया था। इसके बाद आई थी जॉन मिथाई की कमेटी 1953-54 पे। ये एग्रीकल्चर पे हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, टैक्स स्ट्रक्चर की बात की थी, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, इन सब के बारे में बात की गई थी। जनरली आपको थोड़ा बस एक होता है ना कि एक बस एक टर्म्स याद रखना होगा कि हाँ, ये एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है, ये ज़्यादा मोस्ट फोकस इसका मेनली फोकस किस पे था। बाकी मोस्टली आपको ये देखना है कि इसकी डेट कब थी और किसके द्वारा ये, मतलब इसकी क्रोनोलॉजी आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इंडियन टैक्स रिफॉर्म आता है। ये कैलडोट टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं, इंडियन टैक्स रिफॉर्म, इसी को कैलडोट टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये 1956 में दिया गया था, और इसमें डायरेक्ट टैक्सेशन की बात की गई थी। तो सबसे पहले टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी 1925, फिर जॉन मिथाई की कमेटी 1953, एंड देन इंडियन टैक्स रिफॉर्म या कैलडोट टैक्स रिफॉर्म 1956। इसके बाद भूतलिंगम कमेटी 1968 में आई थी। ये भी डायरेक्ट टैक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी, और ये जो असर टैक्स होता है उसको एबॉलिश करने के बारे में बात की गई थी इसमें। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन कमिटीज़। डायरेक्ट टैक्सेशन कमिटीज़ को वेंचो कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ये कब आया था, 1970 में, और इसमें ब्लैक मनी या टैक्स इवेजन पे फोकस किया गया था। टैक्स इवेजन का मतलब जो टैक्स की जो चोरी होती है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी कब आई थी, इसको वेंचो कमेटी भी बोलते हैं, 1970 में। फिर के एन राज कमेटी आती है। ये भी के एन राज कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, एग्रीकल्चर पे आई थी, मोस्टली इसका फोकस एग्रीकल्चर पे था, 1972 में आई थी। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, देखिए डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी। डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी को वेंचो कमेटी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी को एल के झा कमेटी बोलते हैं। ये 1977 में आया था। ये क्या आई थी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स की वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। फिर इसके बाद आती है चोक्सी कमेटी
1977 में। इसके बाद आता है चिलिया कमेटी। चिलिया कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिलिया कमेटी या टैक्स रिफॉर्म 1991 में आया था। तो इसमें वैट वगैरह के बारे में बात की गई थी। और इसके बाद आती है वैट के बारे में बात की गई थी एंड ब्रॉड बेस टू रिप्लेस एक्साइज ड्यूटी वगैरह को रिप्लेस करने की बात की गई थी। फिर 1993 में आती है रेखी कमेटी। और फिर इसके बाद ये रेखी कमेटी भी इनडायरेक्ट टैक्स पे आती है। और लास्ट में एक आती है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको विजय केलकर कमेटी भी बोलते हैं। तो जनरली आप याद रखिएगा, विजय केलकर कमेटी जो है किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड है, 2002 में आती है। ठीक, विजय केलकर कमेटी। देखिए सारे PYQ हैं। कैल्डोर कमेटी जो है थी, इसको इंडियन टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1956 में आया था। फिर वेंचर कमेटी का क्या मतलब है, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी का, जो डायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी आई थी ना, उसी को वेंचर कमेटी बोलते हैं। ये 1970 में आई थी। LK झा कमेटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, 1977 में आई थी। और ये क्या नाम है, विजन केलकर कमेटी आई थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे, ये 2002 पे आई थी। और इसके बाद आती है ये CRV ऐसे करके याद रख लेंगे, चिलिया कमेटी 1991 पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है जो PYQ में आ चुकी है। चिलिया कमेटी 1991, रेखी कमेटी 1993 और विजय केलकर कमेटी 2002 में आती है। ये कौन सी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करती है। अब क्रोनोलॉजी ऑर्डरिंग ऑफ टैक्स, ये कौन सा टैक्स कब आया था इसके बारे में बात करते हैं। ये भी PYQ में आ चुका है। तो एक बार सनसनी निगाह से इसको देख लीजिएगा कि कौन से टैक्स कब आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा टैक्स आता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स, देन इनकम टैक्स आया था, फिर एक्साइज ड्यूटी एंड देन स्टैम्प ड्यूटी, फिर मोटर व्हीकल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, स्टेट ड्यूटी टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। फिर इसी में गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब एक साथ ही आए थे। फिर सर टैक्स का मतलब सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, देखिए एक जब इनकम लेवल होती है उसके लिए, उससे भी ज़्यादा अगर इनकम आ जाती है, मतलब एक इनकम लेवल पे तो जो टैक्स देते हैं उससे भी ज़्यादा जब इनकम हो जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है, मतलब टैक्सेस ऑन टैक्स, टैक्स लगा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। मतलब एडिशनल टैक्स लगता है जब, तो उसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। इसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स आता है, ये प्रॉफिट पे लगता है। मोड वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर डेथ ड्यूटी भी आई, फिर सर्विस टैक्स, फिर ये सेनवेट। ये क्रोनोलॉजी है स्टार्टिंग से अभी तक में, जो जो जब भी आई उसे। फिर सेनवेट, फिर वैट आया, और फिर इसके बाद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, और सबसे रिसेंट में आई जो GST, 1 जुलाई 2017 को, वन नेशन वन टैक्स। तो सबसे पहले कौन सा टैक्स आता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स, और सबसे लास्ट में अभी जो रिसेंट में आया वो GST है। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। देखिए एक सेस टैक्स भी होता है। सेस टैक्स क्या होता है, जनरली ये भी एक एडिशनल टैक्स ही होता है, लेकिन मतलब एडिशनल टैक्स नहीं, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी पर्पज़ के लिए लगता है। जैसे एजुकेशन सेस पे लगता है, काउ सेस पे लगता है। तो क्या ये एडिशनल सबके लिए होता है, ये किसी मतलब सरचार्ज की तरह नहीं होता। सरचार्ज तो इनकम लेवल के बाद ही लगता है, बट सेस टैक्स क्या होता है, ये इंक्लूडेड होता है, ये सब में इंक्लूड होता है, और ये इसका एक पर्पज़ होता है। मीन्स इससे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो किसी पर्पज़ के लिए जाता है। तो सेस टैक्स क्या होता है, ये सबके लिए होता है और ये एक पर्पज़ के लिए इम्पोज होता है। और जो सरचार्ज होता है वो एक एडिशनल अमाउंट होता है, और ये हर किसी को नहीं देना पड़ता। जो उस इनकम लेवल पे आते हैं या उससे ज़्यादा होती है उनको ही देना पड़ता है। देखिए GST कोशिश करूँगी कि एक अलग से इसके बारे में वीडियो लाएँ, बट इसमें देख लेते हैं कि GST जो है 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ है। वन नेशन वन टैक्स, इसके बारे में बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इसमें 5 स्लैब ऑफ GST दिया गया है। इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन टैक्स क्यों, क्योंकि जनरली जब जो भी प्रोडक्ट होता है वो सेल होता है, जब हमको कंज्यूमर को मिलता है तब वहाँ पे टैक्स लगता है, कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। 5% जो है एयरलाइंस पे, और 12%, मतलब ये स्लैब है याद रखिएगा, 0% भी है, सॉरी 5%, 12%, 18%, 28% और 0%। 0% जो भी नेसेसिटीज़ गुड हैं उनके उस पर 0%, मतलब कोई GST नहीं है। फिर 5% है, एंड देन 12%, 18%, 28%। तो ये टैक्स स्लैब है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई है। तो इसके बारे में कोशिश करूँगी कि कोई एक एडिशनल, मतलब इस पर अलग से वीडियो आ सके GST पे। बाकी टैक्स के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।